हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, जनरल एंट्री की आज हमारी लास्ट क्लास है और इस क्लास में जो भी इस चैप्टर से आपके थ्योरी बन सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ और बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, कुछ भी, उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना? आपके पूरे जो इस चैप्टर की थ्योरी बन सकती है, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। आइए, हम लोगों ने पिछली क्लास में जितने जनरल एंट्रीज बन सकती हैं उन सबके बारे में डिस्कशन किया। और मेरे बच्चे, जनरल एंट्रीज की कोई एंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अभी आपकी बुक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हर एक चैप्टर में तरह तरह की एंट्री आएंगी। सब जगह आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज, यानी कि वैल्यू इंक्रीज, कोई भी वैल्यू होगा तो हम डेबिट घटना क्रेडिट करेंगे, एंड कैपिटल लायबिलिटी इनकम का बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट करेंगे। इस बात को बस याद रखना, बाकी कोई चीज नहीं है। वो दो आइटम, तीन आइटम जो भी हमारे डबल एंट्री सिस्टम में अफेक्टेड हो रहे हैं, हम उनको पहचानेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे। पहचानना बहुत आसान है क्योंकि वो 5 वर्ड्स जिसपे पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, हमारा एसेट, कैपिटल लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से सब जानते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है ना? तो आइए हम शुरू करते हैं आज आपका जनरल एंट्री की पूरी थ्योरी। आपके बुक, आप अपने बुक को खोलेंगे, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा आप वहां पे अंडरलाइन करेंगे और इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है ना? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग मैं ऐसे आपको बता चुका हूं, जहां पे डुअल एस्पेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि जहां पे एटलीस्ट दो आपके चीजों के बीच में लेन देन होगा, एटलीस्ट दो आपके। एटलीस्ट इसलिए कहता हूं कि इसलिए क्योंकि वहां पे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मैंने एंट्री करते समय दिखाया था जिसमें 3-4 अकाउंट भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ये इसलिए डबल एंट्री सिस्टम आपका एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। एक बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना, वो है आपका लूका पचौली। क्या बोलते हैं? लूका पचौली। इस स्पेलिंग को आप याद रखेंगे। आप लूका पचौली कौन था जी? इनको कहा जाता है मेरे बच्चे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर में, वो इन्हीं के द्वारा लाया हुआ है ना? तो लूका पचौली, इसका इनको हम फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। और इन्होंने क्या किया कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में 2 वर्ड आपको दिए। उन्होंने बताया, एक आपका डेबिट, दूसरा क्रेडिट। हम देख चुके हैं डेबिट क्रेडिट का मतलब कि डेबिट का मतलब क्या जी? अगर एसेट और एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उनका इंक्रीज को हम डेबिट कहते हैं, या फिर जो कैपिटल लायबिलिटी, रेवेन्यू होता है, उनके डिक्रीज को हम डेबिट कहते हैं, है ना? ये 2 वर्ड उन्होंने दिया है, डेबिट क्रेडिट, और इसी के थ्रू ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के बारे में उन्होंने बताया हुआ आपको। ठीक है ना? ये डेबिट वर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। डेबिट कहां से डिराइव्ड हुआ है? इट्स ए लैटिन वर्ड जिससे डिराइव हुआ, जिसको बोलते हैं डेबिटम। डेबिटम का मतलब होता है व्हाट इज ड्यू। बहुत ज्यादा नहीं समझना है, ये थ्योरी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर आ जाए कि डेबिट इज डिराइव फ्रॉम डैश, तो क्या बोलेंगे? डेबिटम। डेबिटम मीन्स तो क्या बोलेंगे आपका जी? व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज ड्यू। और डेबिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीआर से। आपका डेबिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीआर। डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से, है ना? लेकिन सर हम सीआर तो नहीं लिखते थे, मतलब जनरल एंट्री में नहीं, पूरे अकाउंटेंसी में। अभी जनरल है ना बच्चे, लेजर आएगा। लेजर में हम क्या करेंगे जी? वहां पे डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट लिखेंगे, तो वो एक अलग बात है। हम यहाँ पे पूरे जनरलाइज बात किया जा रहा है। तो डेबिट, कोई पूछ दे कि डेबिट किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ, तो क्या बोलेंगे? डेबिटम। और डेबिटम का मतलब क्या? व्हाट इज ड्यू, है ना? इसका एब्रिविएशन क्या है? तो डीआर आपका। क्रेडिट वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? तो कहते हैं क्रेडियर से। आपका क्रेडियर, क्रेडियर का मतलब क्या? व्हाट इज ट्रस्टेड, व्हाट इज ट्रस्टेड, है ना? का मतलब क्रेडिट आपका हुआ है। और इसका एब्रिविएशन क्या होता है? सीआर, मतलब क्रेडिट आपका। तो ये वर्ड्स मेरे बच्चे आपको याद रखने होंगे एग्जाम में। आपका एमसीक्यू, आपका थ्योरी 1 मार्क के क्वेश्चन किसी भी चीज के लिए बन सकता है, आपका किसी भी चीज के लिए। ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना? हमने क्या क्या देखा? हु इज नोन एज फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तो क्या बोलेंगे? लूका पचौली। ये आपका, इसमें डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिटम, यानी कि व्हाट इज ड्यू। क्रेडिट का मतलब क्रेडियर, यानी कि व्हाट इज ट्रस्टेड, एंड डीआर एंड सीआर। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आइए जरा आते हैं फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या फीचर्स आपके पास है मेरे बच्चे? फीचर्स मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम हम क्या देखते हैं? तो एक तो देखते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2-फोल्ड एस्पेक्ट। 2-फोल्ड का मतलब कि एक जो बेनिफिट दे रहा है तो दूसरा ले रहा
है ना। अगर मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं तो मैंने बेनिफिट दिया तो आपने क्या क्या लिया, मैंने कैश दिया तो आपने रिसीव किया, मैंने मशीन दिया तो आपने मशीन लिया, मैंने बिल्डिंग दिया, समझ लो ना। जहां पे टू एस्पेक्ट आपके होंगे, मतलब कि वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट और अदर आपका रिसीविंग द बेनिफिट, ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट आपका। दूसरा, एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट, क्या, डेबिट एंड क्रेडिट। वन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होता है जी, क्रेडिट आपका होता है। अब दूसरा मतलब सिर्फ यहाँ पे दो ही नहीं होगा, एटलीस्ट दो अकाउंट की बात की जा रही है, एटलीस्ट दो अकाउंट, ठीक है ना। एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वल क्रेडिट। जितने से आपका एंट्री में डेबिट होता है उतने से क्रेडिट पे भी होता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होगा, मतलब जो डीआर में आएगा एंड टू यानी कि सीआर में जो आएगा वो बराबर होगा, तभी मेरे बच्चे ये डबल एंट्री सिस्टम बोला गया। और इसका अल्टीमेट इंपैक्ट जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट टैली करता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, एडवांटेजेस आपका, एडवांटेजेस क्या है मेरे बच्चे। एडवांटेज में एक तो बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग कैन बी एस्टेब्लिश्ड। एक्यूरेसी मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम हमें बताता है कि हमने जो अकाउंटिंग किया है ना वो एक्यूरेट किया है। क्योंकि मेरे बच्चे अभी आगे पढ़ाऊंगा, ऐसे अपने 11-12 क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जर्नल एंट्री, फिर लेजर अकाउंट और फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस के दो होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो वो डेबिट क्रेडिट टैली करने का जनरली हम मतलब क्या समझते हैं कि भैया हमने सही काम किया है। ये सही काम आपका जो आया कि हाँ जी हमारा डेबिट क्रेडिट टैली कर गया, ये हमें डेबिट क्रेडिट किसने दिया है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने, डुअल एस्पेक्ट जिसमें हम करते हैं। तो हम लोग जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पे लगभग हम श्योर हो जाते हैं कि भैया हमने अकाउंटिंग सही किया है। और ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि डुअल एस्पेक्ट, तभी तो डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। तो एक तो इसका फायदा क्या हुआ कि एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग कैन बी एस्टेब्लिश्ड, कह रहा थ्रू द डिवाइस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है उसके थ्रू आपका। दूसरा, द प्रॉफिट अर्न्ड या लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी एज सर्टेन टुगेदर विद डिटेल्स। आपने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, हम इसको पता कर सकते हैं। अब हमने ये क्यों पता कर सकते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में याद कीजिए हमने कैश पे किया। क्यों पे किया जी, क्योंकि हमारा रेंट है तो हमने रेंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, हमने सैलरी को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया, हमने कमीशन को रिकॉर्ड किया। तो जब ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेज को माइनस करते प्रॉफिट निकल के आता है, ये फिजिबल तभी है मेरे बच्चे अगर अकाउंट्स हम डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। अगर हमने अकाउंट्स मेंटेन किया ही नहीं तो हम प्रॉफिट लॉस कैसे पता कर पाएंगे, वो दिक्कत आपका हो जाएगा। पूरा अकाउंटेंसी एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है ना। कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है फर्म का वो भी हम तभी पता कर पाएंगे अगर हम क्या करेंगे जी, डबल एंट्री सिस्टम को पता करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो एंड में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हम कब बना पाएंगे, कब फिजिबल है, जब अकाउंट्स मेंटेन रहे। अकाउंट्स मेंटेन कैसे होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। तो मेरे बच्चे डबल एंट्री सिस्टम आपको क्या क्या हेल्प कर रहा है, एक तो अकाउंट्स एक्यूरेट बनाया गया है वो भी आपको इंश्योर करता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू, आपका प्रॉफिट लॉस एडसर्टेन करने में हेल्प करता है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब एसेट्स कैपिटलिटी भी आपको जानने में हेल्प करता है थ्रू आपका बैलेंस शीट। तो वही कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और द इंस्टीट्यूशंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड एडसर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड थ्रू द बैलेंस शीट आपका, है ना। 3 हो गए। चौथा देखिए, द सिस्टम परमिट्स, आप अपने बुक में देखो, मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ना ये किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकती है। हर एक वर्ड पे आपको कमांड रखना होगा, आपको कमांड रखना होगा और बस कमांड रखना होगा, ठीक है ना। आप आइए जरा 4th में क्या बता रहा आपका, द सिस्टम परमिट्स अकाउंट्स टू बी केप्ट इन एज मच एज डिटेल्स एज नेसेसरी। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हम डिटेल अकाउंट्स को मेंटेन कर पाते हैं। डिटेल्स, पूरा डिटेल, हर एक चीज का आपका डिटेल्स कि क्या आया क्या गया, उसका रीजन क्या, सब रिकॉर्ड होता है। एंड देयरफॉर अफोर्ड्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे मेंटेन किए हैं। अगर हमें कोई कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब कि कोई गलती हुआ है अगर उसको सुधारना है, या बिजनेस खराब जा रहा है उसके लिए हमें सही करना है, या बिजनेस कितना ठीक करना है उसको हमें सही करना है, तो हमें डेटा चाहिए ना, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, आपका डबल एंट्री सिस्टम देता है। अरे आप समझो ना, सारे रिकॉर्ड्स ही तो डबल एंट्री, अकाउंटिंग का मतलब ही डबल एंट्री सिस्टम हो गया। तो ये जो अकाउंटिंग मतलब कि जो डबल एंट्री सिस्टम है आपको
एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है, पोजीशन जानने में हेल्प करता है, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देता है टू कंट्रोल द बिजनेस। कंट्रोल द बिजनेस मतलब जो भी हमारे बिजनेस में कमियां हैं, कुछ एफिशिएंसी डाउन हो रहा है किसी तरीके का, तो वो डेटा हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम आपका, ठीक है ना। और इसका पांचवा फायदा कि रिजल्ट अकाउंट्स इसमें मेंटेन करने से रिजल्ट ऑफ 1 ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दो जो प्रीवियस ईयर, है ना। आप एक साल का दूसरे साल से इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो आप। तो ये एडवांटेजेस हो रहे हैं आपके डबल एंट्री सिस्टम के। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कुछ है डाउट होने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। इसमें क्या डाउट बनेगा आपका? एग्जाम में सर ये एमसीक्यू में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? अगर इनकेस एमसीक्यू बनता है, कुछ भी बन सकता है, मान लो एमसीक्यू, तो क्या करेगा बताओ? एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या क्या है? वो 4 बताएगा, बताओ उसमें से कोई एक गलत है, तो इसमें से जो होगा वो सही है, जो चौथा गलत होगा उसमें हम टिक मार्क कर देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। लिमिटेशंस क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? मतलब कि इसमें दिक्कतें क्या है, कमियां क्या है? तो कमियां है कि द सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर्स कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कई सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। उस रेक्टिफिकेशन एरर्स में कई सारे ऐसे एरर्स यानी कि गलतियां होते बच्चे, जिनको अकाउंट्स यानी कि डबल एंट्री सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। कंपनसेटिंग एरर है, वो एरर जो दोनों साइड में आपका सेम अमाउंट से इंपैक्ट डालता है, कोई एंट्री हम भूल गए, बहुत सारी चीजें भी होंगी। तो सारी गलतियों को डबल एंट्री सिस्टम आपका ढूंढ नहीं सकता, इसका लिमिटेशन है। इसका मीनिंग एग्जैक्टली आपको रेक्टिफिकेशन में समझ में आएगा। द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। वही बात हो गया, एक तो ये सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज एरर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती है या फिर ट्रायल बैलेंस में है तो उसको पूरा डिटेक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अकाउंट्स पूरा मेंटेन करना होगा, सॉफ्टवेयर चाहिए आपको लोग चाहिए जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करेंगे, एक्सपर्ट लोग चाहिए आपके जैसे। तो पैसे तो आप लोगे ना, तो कॉस्टली हो गया, है ना। ये सारे हम क्या कहते हैं, लिमिटेशंस के अंदर में इसको कवर करते हैं, ठीक है। आइए अब आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन्स। ऐसे ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग मैंने कई बार आपको समझाया है, दोबारा आपको समझा दूं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इवेंट्स, ऐसे हैपनिंग्स जिसमें कुछ लेना होगा तो कुछ देना होगा, जहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व होती है ना बच्चे। ट्रांजेक्शन्स होने के लिए एटलीस्ट दो पार्टी का होना जरूरी है। एक पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकते आपका, एक आइटम के बीच में। तो ट्रांजेक्शन वो इवेंट्स जो कि आपका जिसमें कि इन्वॉल्व होता है एटलीस्ट दो आपके अकाउंट, एंड दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही तो हम जानते हैं बच्चे। तो जो भी वो सारे इवेंट जिसमें लेन देन होते, देखो ना ये क्या बता रहा आपका, कहता है कि इन द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग स्टूडेंट्स कैन नोटिस दैट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने क्या करते हैं जी, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन कहता है इट इज अ टाइप ऑफ इवेंट। ये एक टाइप का आपका इवेंट है विच इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर एंड कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जनरली एक्सटर्नल का मतलब कि जो हम बाहर वालों किसी और से डील करते हैं, बाहर से लेन देन करते हैं। बाहर मतलब एक तो फर्म हो गया, और फर्म के सिवाय जिससे भी हम डील करेंगे वो क्या हो गया, एक्सटर्नल आपका हो गया। तो कहते हैं कि विच इज जनरली एक्सटर्नल एंड कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एवरी बिजनेस हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ह्यूज नंबर ऑफ, कई सारे होते हैं, विच आर एनालाइज्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड देन रिकॉर्डेड इंडिविजुअली। उनको हम फाइनेंस के टर्म में एनालाइज करते हैं कि उसकी वैल्यू कितना, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, फिर उसका समराइजेशन होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्यों जी, टू नो द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन क्या है, इज ए टू वे प्रोसेस। मैंने कहा था टू वे प्रोसेस इन विच वैल्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। दो पार्टी कम से कम वहां पे होंगे तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा, हमारे बीच में लेन देन हो पाएगा, है ना बच्चे। तो कुछ हम मशीन खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई कैपिटल आता है, कोई लायबिलिटी लेते हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई सैलरी पे करे, कुछ कमीशन है। इन एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट वी हैव टू पार्टीज यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया ट्रांजेक्शन्स के बारे में, ठीक है। आगे आपका ये सब चीज कुछ नहीं है, आप उसको पढ़ लेंगे। ट्रांजेक्शन्स जो आपके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंट्स में, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं मेरे बच्चे,
या कह दो कि जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स, जर्नल एंट्री जो बनाते हैं, उन जर्नल एंट्री को बनाने के हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, 2 अप्रोच है ना। 2 अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वी पास द एंट्री। कौन कौन सा? एक है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और दूसरा ट्रेडिशनल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए आप यहीं पे अपने बुक में, ऑल्सो कॉल्ड क्या जी, आपका मॉडर्न अप्रोच, जिस अप्रोच को हम लोगों ने आपका अभी तक पूरे क्लास में डिस्कस किया है, अप्रोच आपका। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कह दे या मॉडर्न अप्रोच कह दे, मीनिंग सेम होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम आइटम्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, जो समझाया समझने के लिए वही। यहाँ पे थ्योरी पढ़ाते समय कह दूंगा कि यार 5 नहीं 6 पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, क्या बोला, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी और ड्रॉइंग्स, वही कैपिटल का दूसरा नाम और कुछ नहीं उसका अपोजिट, खैर देखेंगे अभी आपका। तो ये आपका होता है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम गोल्डन अप्रोच भी कहते हैं। ये पहले के जमाने में होता था बच्चे, वो आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, बताऊंगा अभी मैं आपको थ्योरी में, आप चिंता ना करें। लेकिन हमेशा एंट्री पास करते समय इसी अप्रोच को आप फॉलो करेंगे, यही आपको बहुत दूर तक पहुंचाएगा, दूसरों बच्चों से अलग कराएगा, ठीक है ना। आइए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसमें हम जानते हैं कि हमने बोला कि रिलेशनशिप ऑफ एसेट विद दैट ऑफ द लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी इन द इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। आप जानते हो ना कि बचपन में पढ़ा होगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या कर रहा है, पढ़ा ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आपका लायबिलिटी। तो इस अप्रोच में क्या होता है जी, एक तरफ हमने एसेट लिखा और एक कैपिटल लायबिलिटी, एक जो आपका एसेट, माफ कीजिए, एक जो कैपिटल को कम करता है, कब, जब हमें एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो मैंने उसको क्या किया, उसके अपोजिट साइड लिख दिया, इस साइड में। और जो कैपिटल को बढ़ाता है, मतलब कि रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट बढ़ता है ना बच्चे, कैपिटल बढ़ता है। तो हमने क्या किया, पहले एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखा, फिर कहा कि कैपिटल आपका डिक्रीज होगा जब हमारा एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो हमने इस साइड लिखने के बजाय उसको दूसरी साइड लिख दिया। ये आपका एक आइटम हो गया, है ना। और बाकी जो 3 आइटम है उनके साथ क्या अलग रूल, तो इनके साथ क्या रूल होता है, एसेट एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, और उसके साथ आपका बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, वही बातें बता रहा आपको, कुछ भी नया नहीं है। अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच समझ गए। ये क्वेश्चन 1 क्या है, मैं इसको आपको समझाऊंगा। मैंने बोला था जी क्वेश्चन 1 आपका एक बार आ गया है, फिर एक और भी क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने इसको 1 कर दिया, उसको 1 ही कर दिया। ये अभी कराता हूँ, थोड़े 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट इसको मैं अभी कराऊंगा। पहले आ जाओ मेन आपका जो हम जनरल एंट्री पढ़ रहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच, कहां चला गया, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये रहा आपका वो ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच। पर बच्चे क्ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, है ना। हम थ्योरी के लिए थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हम इसको रखेंगे, हम एंट्री कभी अब इस पे नहीं बनाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनको पहले क्या करते हैं कि मेरे बच्चे हम उनको 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में मेनली। पहले इसको छोड़ो, यहां देखो, एक तो पर्सनल अकाउंट, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्री को फॉलो करने के लिए जितने भी अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पर्सनल, दूसरा आपका इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब कि लोग हमारे आपके जैसे लोग हो जाए, आर्टिफिशियल लोग हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव लोग हो जाए, बट लोग की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। हमारे आपके जैसे जो लोग होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल। फिर एक होता है आपका आर्टिफिशियल, यानी कि लीगल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल कह देगा या लीगल कह देगा, इसमें कौन हो जाएगा जी, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गया, अगर किसी कंपनी से हम परचेज सेल कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म से कर रहे हैं, किसी बैंक से कर रहे हैं, किसी जो आपके डेटर्स होते हैं, मतलब कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमारे आपके जैसे लोग हो गए, मैंने यहाँ डेटर्स बोला था, गलती बोला था, मेरे आपके जैसे लोग क्या हो गए, मेरे आपके जैसे लोग, मैं, आप, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सब क्या हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आपका, ठीक है ना।
आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट में कौन हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, कोई और आपका कोई HUF हो गया जिससे हम डील कर रहे हैं, कोई बैंक हो गया, सब क्या होगा जी इसके अंदर में आपके जाएंगे। एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मेरे बच्चे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट आपका, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, ये सब क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं आपका, किसी लोग को, बट लोग को रिप्रेजेंट करते हैं आपका, ठीक है ना। याद कीजिए मैंने पिछली क्लास में आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब बताया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब जी वो एम्प्लॉय जिनको हमें सैलरी पे करना है, वो क्या है आपका? वो पर्सनल है, लोग है आपका। प्रीपेड रेंट, वो मतलब जी लैंडलॉर्ड को जो हमने एडवांस में रेंट पे किया है, तो वो मेरा क्या है? वो हम लैंडलॉर्ड को जो पे किया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कोई भी चीज आपके जो होंगे ये सभी क्या होंगे जी? पर्सनल अकाउंट के अगर में कवर किए जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बताया, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में मेरे बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच में है ना, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे किस चीज के लिए? तो बस थ्योरी के लिए, है ना। हमें जर्नल एंट्री जो मैंने मॉडर्न तरीका बताया हम उसी से फॉलो करेंगे। ये अप्रोच क्या करता है कि पहले जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को आप क्या कीजिए, कहता है कि 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तो आपका पर्सनल, थोड़ा सा पतला लिख रहा है क्या ये, एक कहता है आपका पर्सनल और एक कहता है आपका नंबर 2 में यानी कि इम्पर्सनल। आपका पर्सनल को वो फिर से क्या करता है? 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो आपका नेचुरल पर्सनल, मतलब कि मेरे और आपके जैसे लोग, जिसमें कि हर एक का इंसान जो होते हैं ना, उन सभी इंसानों के नाम कवर किए जाएंगे। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता जो भी होंगे सब इसमें कवर किए जाएंगे। एक होता है मेरे बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल आपका पर्सन। इसमें कौन आ जाएगा जी? इसमें आ जाएगा जैसे कंपनी हो गए, कंपनी भी आपका, अगर हम कंपनी से कोई लेन देन कर रहे हैं तो कंपनी का नाम आ गया। कोई फर्म का नाम आ गया बच्चे, पार्टनरशिप फर्म का नाम। कुछ HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का नाम आ गया। कोई बैंक आपका हो गया, बैंक कोई हो गया जैसे HDFC बैंक आपका हो गया। ये सभी लोग क्या होंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन में आपके कवर किए जाएंगे, बट है पर्सनली, है ना। वो उनके अंदर जान नहीं होता, बट वो किसी न किसी लोग को ही रिप्रेजेंट करता, आर्टिफिशियल सही आपका। और तीसरा हमने क्या बोला था? एक आपका ये तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कुछ ऐसे नाम जिस नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्सनल यानी कि लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि कैपिटल नाम, बताओ कैपिटल नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑनर को, यहां पे चला गया। ड्राइंग्स आपका हो गया, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर से ड्राइंग्स आप कर रहे हैं, है ना बच्चे। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो लिखते हैं डेटर्स नाम लिखते हैं, डेटर्स हमारे हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लिखते हैं सब नाम ना। ये सारे नाम किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। इसके अंदर में क्या आ जाएगा जी? जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया। आपका क्या नाम है? गुट्टू, तो गुट्टू हो गया। आपका नाम क्या है जी? टुट्टू, तो टुट्टू हो गया, है ना। तो ऐसे लोग जो होंगे ना यहाँ पे आएंगे। COC एजुकेशन कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ चला जाएगा। एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल के अंदर में। तो सिंपली जो कानून ने जिनको इंसान माना है, कानून ने जिसको पर्सन माना है, या फिर जो नेचुरल लोग होते हैं उनसे जो लेन देन होगा वो सब आपके पर्सनल में कवर किए जाएंगे। फिर मेरे बच्चे इम्पर्सनल में क्या होगा? इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, मैं रिप्रेजेंटेटिव्स में और बता दूं, जैसे कि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका हो गया, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ये सब क्या करते हैं? लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हमने एडवांस दिया या हमें पेमेंट करना है। जैसे कि कह दिया अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, हमने किसी से एडवांस लिया है, तो किसी से मतलब क्या? वो लोग हो गए जिनको हमने, सब आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर में कवर किए जाते हैं। इन नामों से हम क्या उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, वो लोग हैं जिनसे हमें इनकम लेना है बट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ये सारे नाम जो होंगे वो कहां जाएंगे? पर्सनल के अंदर में।
अब आपको जो मैंने पिछली क्लास तक अभी तक समझाया है, जहां जहां मैं लोगों का नाम ले रहा था या लोगों के लिए हम किसी नाम को यूज कर रहे थे, वो सब यहां पे क्या होंगे, इसमें कवर होंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। उसके बाद आइए इम्पर्सनल यानी कि रियल अकाउंट में। पर बच्चे जो नाम यहां पे आ गए, इनको छोड़ के जितने भी बाकी जो एसेट्स होते हैं ना, बाकी एसेट्स, जितने भी बाकी एसेट्स होते हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं, वो सब आपके रियल अकाउंट होते हैं। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक को छोड़ दिया, डेटर्स को छोड़ दिया, प्रीपेड, इस सब को छोड़ के बाकी जितने एसेट्स होते हैं, बताओ कुछ नाम आपका बाकी एसेट्स क्या होंगे? वो आपका मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, टूल्स इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गया, जितने भी एसेट्स होते हैं, मैंने कहा जितने भी, इन नाम को छोड़ के सब यहां पे रियल में कवर होते हैं, एसेट्स। सुना मेरी बात, मैंने क्या बताया? इसमें कौन से हो गए जी? यहां कौन हो गया? पर्सनल में लोग, मेरे आपके जैसे लोग, कानून ने जिसको पर्सन माना है, रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा नाम जो हम यूज कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, जिस नाम के थ्रू एटलीस्ट हम लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ड्रॉइंग्स ओनर के द्वारा निकाले हुए आपका पैसे को यानी कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है, आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ये आपका अर्नड यानी कि एडवांस, ये सब नाम क्या करते हैं? लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल। रियल में क्या बोला? जो नाम इसमें कवर्ड हो गया, इनको छोड़ के बाकी जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग मतलब जी इनको छोड़ के बाकी सब रियल होंगे। एंड नॉमिनल का मतलब होता है जिसको आप रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस सब वहां चला गया आपका। रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, ये सब क्या है? वो वैल्यू है जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, जिसको हम यूज कर चुके हैं। तो ऐसे वैल्यू को जिसको हम यूज कर चुके हैं या सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, या हमने जो गुड्स परचेज किया या गुड्स सेल किया, कमीशन पे किया, कमीशन रिसीव किया, रेंट पे किया, रेंट रिसीव किया, ये सब कुछ कहां जाएगा? आपका नॉमिनल में। सारे एक्सपेंस, रेवेन्यू आपके वहां जाते हैं। अब इससे बेहतर क्लासिफिकेशन क्या बताऊंगा मेरे बच्चे? एग्जाम में कुछ भी पूछ दे तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ये देखो आप यहाँ पे, अब पहले तो पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इम्पर्सनल में एक बता रहा है रियल अकाउंट। क्या बता रहा है? अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेप्ट, जो एसेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन एसेट को हमने हटा दिया जो कि आपका पर्सनल में जा चुके। पहले प्रायोरिटी पर्सनल की है, तो डेटर्स वहां चला गया, प्रीपेड वहां चला गया, उनके बाद की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स रिलेटेड टू लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपोजिट आर ऑल रियल अकाउंट। कैश इन हैंड आपका कहता है, कैश एंड बैंक और वसूल है। देखो यहाँ पे कैश एंड बैंक, ये ना एक बड़ा कंफ्यूजन होता है इस नाम को लेकर। अभी तक ये कैश एंड बैंक को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया कि जो बैंक अकाउंट हम उसको क्या माने, बैंक अकाउंट को क्या माने। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। बैंक अगर एग्जाम में कहता है ना कि बैंक अकाउंट या बैंक क्या है, तो फिर आपको क्या करना होगा? उसको कहना होगा वो पर्सनल है, क्योंकि वो आपके आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कवर होता है। अगर वो कह दे कि कैश एट बैंक क्या है, जो कैश बैंक में पड़ा है वो क्या है, तो हमारा एसेट है, हम उसको क्या करेंगे जी? आपका यहाँ पे बोल देंगे कौन सा अकाउंट में? आपका रियल अकाउंट में बोल देंगे। दोबारा सुनिए, बैंक आपका क्या है, बैंक अकाउंट आपका क्या है, एचडीएफसी बैंक क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट है। कैशड बैंक पूछ दे, ये डिस्प्यूट्स है, एक ही चीज, मतलब कि डिस्प्यूटेड आइटम है, तो कुछ भी मानोगे एंट्री सेम बनेगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोल दे कि बताओ कैशड बैंक क्या है, तो जो कैश बैंक में पड़ा हुआ वो तो हमारा एसेट है, वो कहां चला जाएगा? आपका यहाँ पे रियल अकाउंट में। कोई डाउट नहीं सर। अब जो रियल अकाउंट में है उसमें भी कई सारे नाम, कुछ आपके टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब कि वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जो कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि मशीन, स्टॉक, कैश, व्हीकल एंड सो ऑन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारे। इनटेंजिबल आपका रियल एसेट्स, मतलब कि जो इनटेंजिबल मतलब जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे एसेट्स होते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच्ड, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं। तो वो कोई भी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है वो हमारा क्या होगा? वो एसेट होगा। गुडविल आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा प्रॉफिट कमाने में। अगर पेटेंट्स आपके पास है कोई सामान बेचने का, कॉपीराइट्स आपके पास है, तो उससे सिर्फ आपको ही फायदा फ्यूचर मिलेगा और कोई नहीं बेच सकता। ये सब आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। और थोड़ा सा जब बड़े हो जाओगे तो मैं आपको एएस में पढ़ाऊंगा, जब एएस 20 बड़े थोड़े हो जाओगे तब, कि वहां पे इनटेंजिबल एक्चुअली किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या कवर्ड होगा, क्यों कवर्ड होगा।
अभी तो नाम याद रखना होगा, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपके गुडविल, आपका वो सॉफ्टवेयर, सब हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है ना। और नॉमिनल में क्या, जो भी अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेज, लॉसेज, गेन, रेवेन्यू, सब जैसे कि सैलरी, रेंट, ये वो सब कहां चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब हमारे पास मेरे बच्चे ध्यान देना, ये रूल आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका बताया वही फॉलो कीजिएगा। यहां पे बस आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यानी कि टू मेक जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग यानी कि जर्नल एंट्री करने का जो पुराना तरीका होता था ना, पुराना तरीका अब नहीं फॉलो करता कोई, जो बच्चा फॉलो करता बदमाश है वो, है ना। वो पता है क्या है, देखो अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर्सनल, रियल एंड तीसरा नॉमिनल। पर्सनल के साथ क्या लगता है, डेबिट किसको करोगे, रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के साथ क्या लगता है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपका नॉमिनल के साथ ऑल एक्सपेंसेज, लॉसेज को डेबिट कीजिए और इनकम गेन को क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। ये मुझे ना पर्सनली फील होता है इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये अब वेग रूल है बच्चे, वेग मतलब कि जिसका कोई अस्तित्व होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए। अब देखो ये कहता है कि भैया एक्सपेंसेज, लॉसेज को क्या करो, आपका हमेशा क्या करना, डेबिट करना है। अरे एक्सपेंस लॉस बढ़ता भी है, घटता भी है, मैंने दिखाया था पिछले आपको एंट्री करते समय, परचेज जो था एक्सपेंस हुआ वो कम हो गया, है ना। तो जब हम किसी और चीज में यूज किए तो उसको कम करना पड़ा ना। तो यहाँ पे कम करने का कुछ नहीं बोलता कि एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम गेन आर क्रेडिटेड। तो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, बट क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके थ्योरी में आ सकता है, 1 मार्क मतलब 1 मार्क में एमसी किसी चीज में आ सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या क्या बोला आपका, बताओ एग्जाम में आ जाए कि बताओ जी आपका पर्सनल अकाउंट के साथ क्या रूल चलता है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो रिसीव करेगा, जो देगा, मतलब आदमी की बात की जा रही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के साथ क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करो, जो जाएगा क्रेडिट करो। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ तो हम बोलते हैं भैया आपका ऑल एक्सपेंसेज, लॉसेज आर डेबिटेड, और आपका जो रेवेन्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर 1-2 एंट्री समझा दो ना इसके ऊपर में भी, कैसे बचपन में मतलब कि पुराने जमाने के लोग कैसे बनाते थे। अगर आप में से आपका कोई दोस्त है और इस रूल से एंट्री पास करता है ना अभी के टाइम पे, तो आप कह देना कि आप पुराने जमाने के लोग हो, आप आज के मॉडर्न जमाने के नहीं हो, पुराने जमाने के बोल देना उनको। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो यहां पे देखो क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। आप लिखो चाहे लिखो फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि भैया रेंट पेड आपका ₹5000, बताओ क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले पहचानो कौन से ट्रांजेक्शन हुआ है। एक आपका कैश गया जी, कैश गया 5000, और दूसरा क्या, एक्सपेंस बढ़ गया यानी कि रेंट आपका कितना, 5000। हम लोगों ने यही से एंट्री पास कर लिया था मॉडर्न अप्रोच में। ये कहता है कि भैया आप बताओ ये आपका क्या है, ये कैश क्या है। हमने कहा कि कैश तो आपका रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ कैश आया कि चला गया, चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, क्रेडिट जो जाएगा क्रेडिट। रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड, वही एंट्री वैसे ही, रेंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट, 5000। तो क्यों इतना करना, जब एक बार हमें पता चल गया वो 2 नाम जिसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है उन्हीं का बढ़ना घटना देख के एंट्री पास कर लो। क्यों फिर उसके बारे में बात सोचे कि यार वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल की पर्सनल है ना। कहता है कि एक एग्जांपल और देख लो। कहता है कि हमने आपका मशीन परचेज किया, मशीन परचेज फॉर कैश। सर हम भी लिखें, आपकी मर्जी, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी मर्जी। मान लो कहता है कि 2000 का हमने मशीन परचेज किया, बताओ क्या होगा। तो हमारे पास मशीन आया और हमारे पास से कैश चला गया। मशीन क्या है, रियल अकाउंट। अब देख रहे हो यहाँ पे काम बढ़ जा रहा है, ये क्या है जी, ये भी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के साथ क्या हमारे पास था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हमारे पास आया, मशीन, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। हमारे पास क्या चला गया, कैश, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपका मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अरे मैं समझा रहा हूं बस, आपको उसको अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई जो करना है मैंने
पीछे के 3 क्लासेज लगाए ना आपके साथ, आप वही कीजिए। यहाँ तो बस थ्योरी के लिए एग्जाम में आ जाए तो क्योंकि हमें मार्क्स लेना है तो हम उसके साथ रेडी रहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे। मॉडर्न, ये तो था ट्रेडिशनल। अब आइए वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसको हमने समझा और जिसमें हमें सुकून मिला कि हमने अच्छा पढ़ा दूसरे बच्चों से। वो क्या है? कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस, विड्रॉल, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स, एसेट और लायबिलिटी आपका हमने पढ़ा था ना। ये आपके बुक में ऐसा क्लासिफिकेशन देता है बदमाश, पता नहीं क्यों, मैं तो ऐसे भी नहीं मानता। आप बस ये जानते हो कि एसेट एंड एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंस, एक्सपेंस लॉस सबकी बात कर रहा हूं, है ना, आप सही कर लो। ये 2 नाम के साथ क्या जी कि आपका ये यहां पे ये 2 नाम क्या होगा? जब इंक्रीज करेंगे, जब ये इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनको डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। फिर बाकी जो कैपिटल है, कैपिटल दूसरा कलर ले लेता हूं, कैपिटल, लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू, इन तीनों को सिर्फ देखो। इनका हमने बढ़ना क्या बोला था? इनका बढ़ना क्या बोला था? क्रेडिट। देखो ये जब इंक्रीज होंगे ना, इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे? इनको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज तो फिर आप यहां पे डेबिट करेंगे। हो गया आपका। और इन्होंने क्या किया? एक नया नाम विड्रॉल यानी कि ड्रॉइंग्स को दे दिया, ड्रॉइंग्स। अरे हम जानते हैं कि ड्रॉइंग्स कैपिटल से उल्टा होगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करता है ना, तो ड्रॉइंग्स आपका बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर में हम बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है जी, हमें पहले यहां पर देखना होता है कि भैया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये तो बहुत पतला लिख दिया है, मैं थोड़ा और मोटा करता हूं, है ना, ये होता है ना बच्चे, ये हमारा इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बताओ कैपिटल आपका इंक्रीज कब होगा? जब रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा, सब एक साथ, सबके साथ सेम रूल चलता है। और कैपिटल कम कब होगा? जब एक्सपेंस होगा, लॉस होगा। तो एक्सपेंस लॉस को इसके साइड दिखाने के बजाय अपोजिट साइड, यानी कि हमने क्या किया? यहां लिख दिया एक्सपेंस हो गया, लॉस आपको हो गया, जो भी आपके लॉस आपके हो गए। फिर कैपिटल आपका कम और कब होता है? जब ड्रॉइंग्स होता है ना, जब ड्रॉइंग्स होगा तो मैंने बताया था ना कैपिटल कम हो जाएगा। इन सबके साथ सेम रूल, इंक्रीज तो हम क्या करेंगे? डेबिट, और डिक्रीज तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इनके साथ बढ़ गया तो क्या? क्रेडिट, और घटना क्या? डेबिट। वही बात ये बदमाश लोग क्या कर रहे हैं? आपको गंदे तरीके से समझा रहे हैं। सर ये क्या है? ये एक्चुअली उनका कौन सा बैलेंस होता है, ये हम लेजर अकाउंट में सीखेंगे। ये बात यहाँ का नहीं है, ये जब हम आगे अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट में इन सबका कौन कौन से बैलेंस होगा वो होगा, हम देखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर भी समझाना भी नहीं चाहते, इवन जो आप जानते हो तब भी नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे क्या हो गया? अब आपका जर्नल। मेरे बच्चे जर्नल मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में समझाया हुआ है। आप जानते हैं जर्नल इज नॉट ओनली जर्नल एंट्री, जर्नल एक बड़ा वर्ड है। जर्नल में जर्नल मतलब कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स, इसमें सब्सिडरी बुक भी आएगा और स्पेशल जर्नल भी आएगा। मतलब कि जो चीजें सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो गई, वो सब्सिडरी बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, उन्हीं को हम क्या करते हैं? उन्हीं का जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट एंटर इन दिस बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। पहले हम इसमें एंट्री करते हैं। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक। हम जर्नल क्या करते हैं? इसमें इसको सब्सिडरी भी कहते हैं, वो भी इंक्लूड होता है आपका इसमें, ठीक है ना। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग पूछ लेगा जी कि बताओ जर्नलाइजिंग ऑफ एंट्री का मतलब क्या? तो जर्नल में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं आपका। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी रिकॉर्ड्स, जिसमें कि ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो? डेट वाइज इसमें एंट्री होती है। पढ़ा हमने थ्योरी वाले पार्ट में, दोबारा क्यों समझाऊं इसके बारे में, ठीक है ना। और मैं एक बार दोबारा एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि जितनी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका चाहे फर्स्ट चैप्टर हो गया, चाहे अब जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इन सभी थ्योरी को एग्जाम के टाइम पे एक बार दोबारा लास्ट क्लास देख लेंगे, हर एक का रिविजन करने के लिए, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। अब आ गया जर्नलाइजिंग प्रोसेस। ये जर्नलाइजिंग कैसे होता है मैंने बताया जी। एक तो आपका क्या होता है
कि स्पेशलाइज जर्नल होता है जिसको कि हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, और एक जनरल जर्नल होता है यानी कि स्पेशल जर्नल प्रॉपर जिसमें हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जो यहाँ चला गया उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज क्या करेंगे हम उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये आप जानते हैं, ये मैं अब दोबारा नहीं बताने वाला, और इनको प्रॉपर तरीके से आगे के चैप्टर्स में लेकर आऊंगा जब सब्सिडरी बुक इससे पढ़ाऊंगा आपको, तो ठीक है ना। फिर आपका आ गया एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। हमारे पास क्या एडवांटेजेस है जर्नल से? क्या होता है कि एक तो सारे ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड किया है किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, तो हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, फटाफट किस डेट की एंट्री है, अच्छा उस डेट का तो उस डेट पे देख लो क्या एंट्री आपने क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जर्नल जब भी बोलो ना बच्चे, तो सब्सिडरी बुक प्लस आपका जर्नल एंट्री दोनों की बात कर रहा हूं, पूरा मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं। प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसका फायदा क्या कि जितने भी एंट्रीज हम करते हैं दे आर सपोर्टेड बाय द टर्म नरेशन। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में एंट्री करते समय कि हम जो लोग अकाउंट्स नहीं जानते उसके लिए हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। तो ये उन लोगों को भी हेल्प करता है जिसको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं, उस नरेशन को पढ़ के वो समझ जाते हैं कि आखिर क्या ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं, है ना। तो एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सपोर्टेड बाय द टर्म्स कॉल्ड नरेशन विच इज ए प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री। वो क्या समझाया गया क्या है वो सारी बात वहां पे मेंशन रहती है, ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस हो गया आपका जर्नल का। तीसरा, जर्नल आपका फॉर्म्स द बेसिस फॉर पोस्टिंग द एंट्री इनटू लेजर। जो सेकेंडरी आपका रिकॉर्ड होता है यानी कि लेजर, हम लेजर कैसे बना पाएंगे, इन्हीं के बेसिस पे, यहीं से एंट्री लेजर में जाती है, पढ़ूंगा अगले चैप्टर में। तो ये तीन फायदे आपको निकल के आ गए। कौन कौन से जी? एक फायदा निकल के आया कि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल लेवल में ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होता है, तो टाइम बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टाइम बेसिस, पहले कौन सा बाद में फिर से। जर्नल को हम नरेशन से सपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है। और तीसरा, जो लेजर बनेगा उस लेजर का बेस हमें कौन देता है, जर्नल। इसके बिना हम उसको बना ही नहीं सकते क्योंकि वो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होता है। ये तीन आपके फायदे हो गए। आइए एक वर्ड यहां पे मैं आपको समझा दूं, उस वर्ड को बोलते हैं जी कंपाउंड एंट्री। सर कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है? कंपाउंड एंट्री में बताता हूं। याद कीजिए पिछली क्लास में जैसे हमने कहा राम अकाउंट डेबिटेड, लिखना नहीं आपको, मेरी बात सुनना है, एंड टू कैश अकाउंट 10,000। ये कंपाउंड एंट्री नहीं है। कंपाउंड एंट्री कंपाउंड एंट्री में मेरे बच्चे दो जो आइटम्स है ना उसमें लेन देन नहीं होगा, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट 3 होगा। मतलब कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन, एक ऐसी एंट्री जहां पे 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट यूज किए जाएंगे, हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। याद कीजिए हमने बहुत सारे एंट्री पढ़ा था, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू मोहन अकाउंट। यहाँ 3 अकाउंट आ गया, इट्स ए कंपाउंड मतलब कि वो लगभग 2 एंट्री, कम से कम 2 एंट्री को मिलकर बना हुआ है ना। जैसे कि आपका कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, टू आपका डेटर्स अकाउंट, ये सब क्या कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री को कैसे पहचानेंगे? हमने कहा कि जहां पे जिस एंट्री में 2 आइटम या 2 लोगों से ज्यादा वहां पे आइटम्स या लोग यूज किए जाएंगे, वहां पे हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको एग्जांपल कंपाउंड एंट्री का दिया गया है। गोपाल अकाउंट डेबिटेड, टू कैश एंड टू डिस्काउंट, 3 अकाउंट आ गए ना बच्चे, इट्स अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री लिखता है ये, इसमें क्या होगा, 1 अकाउंट आपका डेबिट होगा तो क्रेडिट का 2 से ज्यादा होगा, 2 और 2 से ज्यादा, या फिर डेबिटिंग 2 और मोर देन 2 होगा, क्रेडिटिंग 1 होगा, या फिर डेबिटिंग भी 1 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, और क्रेडिटिंग भी 2 से ज्यादा, मतलब कि एटलीस्ट 3 अकाउंट होगा। इन शॉर्ट आपका हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ कंपाउंड एंट्री क्या है, तो आप उसको समझ जाएंगे, इसमें टिक मार्क कर लेंगे जहां भी आपका रहेगा, जो भी पूछेगा ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग एंट्री का। ओपनिंग एंट्री, सर ये ओपनिंग क्या होता है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सारी बातें इस चैप्टर में अगर कोई बच्चा जो 11-12 क्लास में पढ़ा वो तो रिकॉग्नाइज कर जाएगा, लेकिन आप पहले से नहीं पढ़े तो आपको क्या करना है कि संतोष सर जो बोल रहे हैं अभी उतना समझ लो, आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे बार बार रिपीट होंगे, वहां पे प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ ओपनिंग एंट्री का मतलब। पता बच्चे, ये देखो हमारा क्या था पिछला साल, मान लो ये हमारा क्या था 2022, और ये रहा 2022 का एंड, यानी कि मान लो 31 दिसंबर 2022। फिर अगला रहा आपका 2023,
और इसका एंड आपका रहा 31 दिसंबर 2023 को। 2 साल की यहां पे कहानी है, ठीक है ना। पता है क्या हुआ मेरे बच्चे, इस साल में जितने भी नाम आपके यूज होते हैं ना, वो सारे नाम में से जो आपके एक्सपेंस होते हैं और जो आपके रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू, वो सारे नाम इस साल के एंड में हम जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, वो सारे नाम क्या करेंगे, पिछले साल के एंड में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। ये जो पिछले साल के एक्सपेंस रेवेन्यू अगले साल नहीं जाते। इस साल का एक्सपेंस रेवेन्यू से प्रॉफिट निकालिए, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, तो वो इस साल ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस साल के एंड में जो हमारे पास एसेट्स थे, एसेट्स, हमारे पास जो लायबिलिटी था और हमारे पास जो कैपिटल था, कैपिटल, तो साल के एंड में जितना भी इनका बैलेंस होता है ना, मान लो जितना भी बैलेंस आपका होता है, वो बैलेंस क्या होता है कि अगले साल के स्टार्टिंग में पहले हम उसको लेकर आते हैं एज ओपनिंग बैलेंस इन ओपनिंग एंट्री। दोबारा सुनिए, हर एक साल, जैसे मान लो 2022 है, तो इस साल में जितने भी एक्सपेंस रेवेन्यू थे वो उस साल ही खत्म हो जाते हैं, उसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि इस साल का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस यानी कि प्रॉफिट निकालने में हम उसको कंसीडर करके अकाउंट्स खत्म कर देते हैं। पढ़ाऊंगा अभी आगे, बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन जो इस साल के एंड में एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी है ना बच्चे, वो खत्म नहीं होते, वो आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जितना एसेट्स यहाँ पे, फिर इस पर कितना प्लस माइनस हुआ वो आगे बढ़ेगा। लायबिलिटी जो था उसमें से कितना पे हो गया या कितना नया लायबिलिटी है वो आगे बढ़ते चला जाएगा, कैपिटल आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि इनको अगले साल के ओपनिंग में लेकर आना होता है अगले साल, और इन ओपनिंग एंट्री के अंदर में, ओपनिंग एंट्री के अंदर में हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स है ना, जितने भी एसेट्स, उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेबिट में। डेबिट में सर क्यों? क्योंकि एसेट्स जितना है वो ऑलरेडी उतने पे बढ़ा हुआ है। जितना पिछले साल के एंड में जैसे 10 रुपीज का एसेट्स है तो उतना बढ़ा हुआ है ना बच्चे पहले से, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। तो अगले साल ओपनिंग एंट्री करते समय एसेट्स को डेबिट करेंगे। एंड 2 हम क्या करेंगे जी, लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होता है बढ़ना। एंड 2 आपका कैपिटल। तो ये जो एंट्री पास करते हैं साल के स्टार्टिंग में, हम इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। और वही ओपनिंग एंट्री मैं आपको यहां पे समझाता हूं, सुनिए क्या बता रहा है। अ जर्नल एंट्री बाय मींस ऑफ विच बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस पिछले साल का है ना, आर ब्रॉड फॉरवर्ड इन द बुक ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज ओपनिंग एंट्री, जो करंट में लेकर आप आते हैं। और एंट्री होता कैसे है जी, ये देखिए, आप सारे एसेट्स को डेबिट कर रहा है, सारे एसेट्स आपका डेबिट हो जाएगा। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कि 2 जो भी लायबिलिटी रहा होगा, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये सारे जो जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे, जितने भी है ना, जितने भी, ऑल लिख देता हूं, ऑल एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। 2 ऑल लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड 2 कैपिटल अकाउंट, ये अपने आप टैली कर जाएगा, बैलेंस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका द ओपनिंग एंट्री इज मेड इन द जर्नल। ये हम कहां करते हैं, जर्नल में करते हैं, मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड्स के अंदर में करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होता है। एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग पीरियड क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड। ओपनिंग एंट्री हो गया ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि साल के एंड में क्लोजिंग एंट्री होता है। वो क्लोजिंग एंट्री क्या होता है सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट में, यहां पे फायदा नहीं है। अभी हमने 2 एंट्री सीखा ना, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, कंपाउंड एंट्री क्या होता है। अभी क्लोजिंग एंट्री सीखेंगे, अभी आगे का टॉपिक है। हम एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे, वो भी आगे का टॉपिक है, यहां पे नहीं सिखाऊंगा, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आइए क्वेश्चन कुछ जो आपके बुक में है। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। इन अकाउंटिंग इक्वेशन में कहता है कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये कैसा इक्वेशन बना दिया, ऐसा कैसे? तो हम इस तरीके से देख लेते हैं इसको समझने के लिए। इसने तोड़ा हुआ है मेरे बच्चे। कैपिटल हम लोग क्या जानते हैं, चलो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, एसेट, है ना। तो इसने कई, इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और आपका इसमें तोड़ दिया। तो एक काम करते हैं ना कि कैपिटल को हमने क्या लिख दिया, इक्विटी। देखते हैं कि वो इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है। लायबिलिटी को कह दिया हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी,
प्लस आपका करंट लायबिलिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म करंट लिखा है, हाँ जी, करंट लायबिलिटी है ना, इज इक्वल टू एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक आपका फिक्स्ड एसेट और प्लस आपका करंट एसेट, है ना। आओ देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन मेरा बन पाता है। इसने क्या किया, इक्विटी को एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को एक तरफ छोड़ दिया है। तो ये काम करते हैं हम लोग भी, ये जो इक्विटी है एंड प्लस ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसको हम एक तरफ रख देते हैं, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या है पहले से यहां पे करंट एसेट, और यहां जो प्लस करंट लायबिलिटी है वो यहां क्या चला जाएगा, माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। देखते हैं यही क्वेश्चन दिया है क्या, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स ठीक है, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हम सही होगा, हम बोलेंगे कि ट्रू है भैया, ये ट्रू आपका निकल के आया। तो ऐसे वो बदमाशी कर सकता है कि आइटम को बढ़ा देगा, उसके अंदर में जो आइटम्स होते हैं उसको लेकर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेटर बिकम्स रिसीवेबल, रिसीवर कहता है कि जो डेटर है वो आपका रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यस, डेटर क्या होता है, हमारा रिसीवर होता है। थर्ड पढ़ेंगे, कहता है कि रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है बच्चे, वो कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेज होंगे एंड जितने भी आपका लॉसेज होंगे वो कहता है कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नहीं, डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्या होते हैं, डेबिटेड। गलत बता रहा है वो, गलत बता रहा है, ये फॉल्स है। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, ये ट्रू है। ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है बच्चे, ये सब्सिडरी बुक है जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंट आपके बुक अकाउंट्स होते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये ठीक है आपका, ये ट्रू है। कैपिटल अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, नहीं, ये फॉल्स है। ऐसे फॉल्स क्यों है ये मैं आपको सिखाऊंगा लेजर में, बट इतना समझ लो कि अगर पूछना कि कौन सा बैलेंस होता है इसका, तो जिसको आपको संतोष सर ने बोला है कि अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो समझ लो उसका डेबिट बैलेंस होता है। और जिसको मैंने बोला है कि बढ़ने पे क्रेडिट होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बैलेंस एक्चुअली आपका लेजर से जुड़ा है, यहाँ पे सवाल बनता नहीं है, बट उन्होंने आपके स्टडी मेट में यहाँ पे दिया तो मैंने कवर कर लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, तो कैपिटल का बढ़ना हमने क्या बताया था, क्रेडिट ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे की थोड़ी सी बात मैंने बता दी आपको, चलो कोई बात नहीं। तो ये गलत है, फॉल्स है आपका। परचेज अकाउंट नॉमिनल है, यस, ये एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑल द पर्सनल रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस, गलत। प्रॉफिट लॉस में आते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का मतलब कि एक्सपेंस रेवेन्यू। ये पर्सनल रियल अकाउंट तो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं, गलत है मेरे बच्चे। कहता है कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेंट्स और पर्सनल एंड नॉमिनल, गलत। नॉमिनल नहीं, पर्सनल रियल। और आपका एसेट साइड में थोड़े ना आपका नॉमिनल आएगा, एक्सपेंस कुछ आएगा। कैपिटल कहता है कि पर्सनल है, यस पर्सनल है। फिर कहता है कि जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस। जो जर्नल होता है बच्चे वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि जर्नल आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स के अंदर ही तो कवर होता है। तो कौन सी बड़ी बात है ना। ये आपको हमने बता दिया ट्रू फॉल्स के बारे में। ये कुछ सवाल जो थे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन में आपका पर्सनल है, इम्पर्सनल आपका है, उसके अंदर का सब जानते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल, ये भी जानते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स को बोलते हैं, ये एक्सपेंस रेवेन्यू को बोलते हैं। इसका बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है, इसका बैलेंस आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाता है। इसका क्लोजिंग बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, इसका नहीं होता है। ओपनिंग एंट्री में ये नाम आएंगे, यहां पे नहीं आएंगे। अभी बताया ना, वही सब चीजें निकल के आएंगी, है ना। शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल में और अकाउंटिंग इक्वेशन, पहले ट्रेडिशनल में बताते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, आपका ये पर्सनल अकाउंट है। इन्वेंट्री क्या है, रियल अकाउंट है। सेल्स क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस रेवेन्यू। एफडी क्या है आपका, ये रियल अकाउंट है। कैश क्या है हमारा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बैलेंस क्या है आपका, एक्सपेंस लॉस, ये नॉमिनल हो गया। कैपिटल क्या है, पर्सनल है। सेल्स टैक्स पेबल, पेबल जो हमें पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी यानी कि पर्सनल है, गवर्नमेंट को पे करना है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पर्सनल है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल एक्सपेंस है। ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है। जो लोगों से जुड़ा हुआ है वो पर्सनल, जो एक्सपेंस रेवेन्यू वो नॉमिनल, और जो बाकी एसेट्स होते हैं वो आपका रियल।
ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने सोल्यूशन के रूप में, खामखा मैंने बता दिया। और इन्हीं का मेरे बच्चे वो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में वो एसेट्स है, कैपिटल लायबिलिटी, बस आपको वो बताना पड़ता है। तो ये आपका रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है जी, लायबिलिटी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, एसेट है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। एफडी क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। बैडेट्स क्या है, टेम्पोररी कैपिटल छोड़ो, सिंपली एक्सपेंस है, गलत है वो, मतलब कि आपको ये वर्ड नहीं समझना, उन्होंने पता नहीं क्यों स्टडी मेट में इसको यूज किया है, बट एक्चुअली ये सिंपली आपका एक्सपेंस कह दो या फिर लॉस कह दो, और कुछ भी नहीं। कैपिटल क्या है आपका, कैपिटल ये है। सेल्स टैक्स पेबल लायबिलिटी आपका है ना। ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है, ये डेटर्स को बोलते हैं, डेटर्स को बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। टेम्पोररी कैपिटल पता क्यों बोलता है, टेम्पोररी कैपिटल मतलब कि जो बाद में कैपिटल में प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब वो एक्सपेंस रेवेन्यू के उससे हम प्रॉफिट निकालते हैं और वो कैपिटल में प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए बदमाश ने टेम्पोररी लिख दिया है। मैंने इसलिए छोड़ दिया कि टेम्पोररी कैपिटल का मतलब समझ लेना कि इसका मतलब होता है कि जो जिसका अस्तित्व हमेशा नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी कैपिटल में जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो जितने हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, उनको नेट करके हम प्रॉफिट निकालते हैं और कैपिटल में प्लस माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट तो प्लस और माइनस तो लॉस तो माइनस। ड्रॉइंग्स आपका है, ये भी क्या साल के एंड में कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो टेम्पोररी कैपिटल इंस्टीट्यूट इसलिए बोलता है शायद कि वो आपका क्या है जी, कि आपका वो हमेशा आपके पास वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। बट एग्जाम में पूछ दे कि जरा बताओ जी कि आपका ये एक क्या है, बैडेट्स क्या है, तो बोल देना कि एक्सपेंस है। टिकमा कहाँ होगा, एक्सपेंस के आगे में। एक्सपेंस का ऑप्शन होगा तो एक्सपेंस में, लॉस का ऑप्शन होगा तो लॉस में। दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही आएगा। सर टेम्पोररी भी आ गया और ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक ही नाम होगा, कोई एक नाम होगा और बाकी उल्टे सीधे नाम होंगे। तो आपको इनमें से जो नाम दिखेगा वहां पर टिकमा कर लेना। आप मुझसे इस पे झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए आप। उसके बाद आइए, अब यहाँ पे ये सब तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने जो एंट्रीज पास करना था। एक और भी क्वेश्चन है, वो मैं करा दूं यहाँ पे। अच्छा, ये जो था ना बच्चे, इसको 1A कर देना, ये 1A है ना, जो ट्रू फॉल्स वाला हमने किया, इसको 1A कर देना। और आइए जरा, ये क्वेश्चन जो ऊपर में है उसको 1 हमने रखा हुआ है। कहाँ चला गया ये वाला क्वेश्चन, मैं एक बार ये करा देता हूँ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये पूछते रहते हैं, तो किसी तरीके से 1 मार्क में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझा देता हूं। मिस्टर द्रविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट मिसिंग फिगर। प्रॉफिट कार्व्ड आउट, मतलब प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है जी 5000 का, सारे फिगर थाउजेंड्स में। एसेट्स एट द बिगिनिंग हमें निकालना है, लायबिलिटी एट द बिगिनिंग हमें दिया हुआ है, एसेट्स एट द एंड हमें निकालना है, लायबिलिटी एट द एंड हमें निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, एंड टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड का है ना, आपको बता रहा है इतना। तो बोलता बताओ क्या करोगे। चलो मैं यहीं से शुरू करता हूं। लायबिलिटी एट द एंड लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। सर कहाँ लिखे, आप अपने रजिस्टर में कर लो, मैं यहां करा देता हूं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, इस क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में। अगर हमें लायबिलिटी एट द एंड निकालना है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चे, देखो आपका, अरे एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, फोन कैसे ऑन रह गया मेरा, फोन कैसे रह गया ऑन आपका। सुनिए मेरी बात, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल जो आपकी लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटी एट द एंड, एट एंड इज इक्वल टू होता है कैपिटल एंड, कैपिटल एट एंड प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी एट एंड। यही होता है ना बच्चे, बोलो हाँ। कि अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि भैया टोटल लायबिलिटी मतलब कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो आपको टोटल लायबिलिटी एट द एंड आपको कितना बता रहा है, 50,000, जिसमें कहता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों मिला हुआ है ना। पता है, एक बात बताऊं, आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में कि कैपिटल को भी हम लायबिलिटी ही कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को हम और क्लासिफाई करें तो लायबिलिटी भी 2 तरीके का डिवाइड करते हैं। कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और बाहर वाले बाकी लायबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसलिए उसी तरीके से बनाया है कि जो टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, मतलब कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों मिला के इतना है, इसमें से क्लोजिंग कैपिटल, ये कैपिटल एंड में कितना बता रहा है, 35,000। और लायबिलिटी एट द एंड को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, सी, ये सी निकल के आ गया। तो बताइए सी इज इक्वल टू कितना,
50,000 में से हमने क्या किया, 35 को माइनस कर दिया, ये कितना निकल के आ गया आपका 15,000। तो सी यानी कि जो लायबिलिटी आ गया बच्चे, ये कितना आ गया आपका एंड में 15,000। देखो सी का आंसर कितना देगा 15,000। ठीक है, आइए कौन सी बड़ी बात। अब हम एसेट्स निकाल देते हैं, एंड में कितना है आपका। तो आप देखो ये तो हो गया नंबर सी का आंसर। अब आइए नंबर बी का आंसर, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एसेट्स एट द एंड हमारे पास कितना है। ये क्वेश्चन ऐसे, एसेट्स एट द एंड हमारे पास कितना है। इसको मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं मैं, अब तो खत्म होने वाला है, सब कुछ हमने कर लिया। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे एसेट्स आपका एंड में कितना है। तो जब आपको निकालना है कि क्लोजिंग एसेट्स कितना है, क्लोजिंग एसेट्स एंड में यानी कि, तो इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी यानी कि एंड का। मेरे बच्चे क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है 35,000 एंड क्लोजिंग लायबिलिटी आपने निकाला अभी क्लोजिंग लायबिलिटी एंड में कितना निकल गया 15,000। तो ये क्लोजिंग एसेट्स यानी कि बी के बराबर होगा। तो बी हमारा कितना निकल के आ गया 50,000, है ना, यानी कि ये आ गया आपका 50,000। और ऐसे भी ये खामोखा इतना लंबा किए, जब हमें लायबिलिटी और कैपिटल मिला के 50,000 है, तो लायबिलिटी कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, वो 50 निकल गया आपका ऐसे ही। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि आपको यहाँ इधर आ जाएगा क्या, ये इधर आएगा, इधर आता तो मैं इधर ही कर देता, नहीं आ रहा बदमाश ठीक से, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा छोटा, ये तो क्वेश्चन है आपके पास ना, मैं यहां कर देता हूं। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं, इसमें ए का आंसर क्या होगा। कहता है ए में एसेट्स एट द बिगिनिंग बताओ कितना हुआ, एसेट्स एट द बिगिनिंग। पर बच्चे ये देखो, आपको लायबिलिटी बता रहा है बिगिनिंग का, और आपको जो हमने प्रॉफिट करंट ईयर में कमाया ना वो बता रहा 5,000। समझो मेरी बात। आप मुझे बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल कितना बता रहा है। क्लोजिंग कैपिटल साल के एंड में कैपिटल कितना है, साल के एंड में कैपिटल, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल 35,000। अगर 35,000 एंड में कैपिटल है, और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है मेरे बच्चे, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो प्रॉफिट कार्व्ड आउट यानी कि प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो कितना बता रहा है 5,000। तो अगर इस 35 पे 5 को माइनस कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना आपका 30,000, 30,000 रुपए का अमाउंट। अगर क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि साल के एंड में कैपिटल 35 है और साल के एंड तक में हमने 5,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो मेरे बच्चे इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालते समय हमने 5,000 ऐड किया होगा ना। याद है आपने पढ़ा है बचपन में कि कैपिटल में हम प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें जानना है कि स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, तो इसमें से इसको हटा दो, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा 30,000। कोई बड़ी बात थोड़े है। आपको निकालना क्या था, एसेट्स स्टार्टिंग में कितना है। तो अगर आपको एसेट्स पता करना है, एसेट्स एट बिगिनिंग, तो हमें क्या करना होगा, बिगिनिंग कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल और प्लस ओपनिंग लायबिलिटी, है ना। साल के स्टार्टिंग में जितना लायबिलिटी रहा होगा कैपिटल, उसी के बराबर तो एसेट्स रहा होगा। बैलेंस शीट पढ़ा है ना आपका, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जितना ये होगा उतना ये होगा। ओपनिंग कैपिटल कितना निकाल दिया हमने 30,000। ओपनिंग लायबिलिटी कितना है जी, क्वेश्चन में दिया था लायबिलिटी बिगिनिंग में 12,000। तो ये टोटल कितना आपका हो गया यहाँ पे 42,000। यानी कि अगर पूछता है कि एसेट्स एट द बिगिनिंग तो 42,000 ये निकल के आ गया 42,000। आंसर मैंने दिया हुआ है, ये देखिए 42,000। खत्म होगी बात। क्या दिक्कत इसके अंदर में, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या परेशानी। अरे परेशानी तो बताओ। तो मेरे बच्चे ये सब बातें ना देखो, आप अगर ये सोचोगे कि बिल्कुल सर एक एक चीज 11th क्लास 12th क्लास 11th में जो पढ़े तो पूरा स्लो उसी तरीके से पढ़ाए, तो फिर इस लेवल में पढ़ाई का फायदा ही निकल के नहीं आएगा। और मैंने कहा ना, जिस बच्चे को भी दिक्कत होती है इसको समझने में, मैं वही लेके चल रहा हूं कि एक जो आपका माइंड है जो होना चाहिए उसके मुताबिक क्लास को लेके चल रहा हूं।
ये सब सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। मेन चीज तो मजा आगे आएगा, वहां पे आपके नॉलेज को चेक करूंगा। तो अगर फिर भी कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो अकाउंटिंग टर्म्स, कोई टर्म समझना है, अकाउंटिंग टर्म्स के 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। जर्नल एंट्री को बहुत स्लोली आपको सीखना, अच्छे से सीखना, और भी अच्छे से। बदमाशी क्या था बचपन में, तो जर्नल एंट्री क्लासेज यूट्यूब पे मेरी पड़ी है, आई थिंक 16-17 क्लासेज, 17 घंटे की, उसको देख लीजिए। और मैं तो मेरे बच्चे, आज हम इसको अब एंड करेंगे। ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। जर्नल एंट्री में जितनी सारी बातें थी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, क्या कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग। इन केस कुछ डाउट आपके दिमाग में होता है, रहता है, तो आप मुझे डाउट सेशन टाइम पे मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। अगली क्लास में विल स्टार्ट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। मैंने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस दोनों को एक साथ रखा हुआ है ताकि दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ फिनिश करूं। चलिए मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में लेजर ट्रायल बैलेंस के लिए। तब तक मेरे सारे प्यारे बच्चों को, आप सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।